नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑनलाइन बेटिंग से रिलेटेड जो एड्स आते हैं टीवी चैनल्स पे और न्यूज़ वेबसाइट्स को, उसको हटाने के लिए स्ट्रिक्ट एडवाइजरी इशू की है सरकार ने। और इससे रिलेटेड जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको भी हटाने, जैसे कि फॉर एग्जांपल है शराब का ऐड, बट एक म्यूजिक सीडी का ऐड दिखा के ओवरऑल शराब की मार्केटिंग की जा रही है इनडायरेक्ट तरीके से। इसको आप सरोगेट एडवर्टीजमेंट बोलते हो। यहाँ पे मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत से एड्स पहले आते थे, उनको बैन कराया गया। उसी प्रकार से ऑनलाइन बेटिंग के जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है, इनको बैन करने के लिए एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। इस न्यूज को देखेंगे। फिर एफ्सपा को रिटेन किया गया है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों में चूंकि नागा पीस प्रोसेस पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, इसको देखेंगे। प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड न्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, वो आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए। फिर भाई 69% हाउसेस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर बनाए जा चुके हैं। एक्चुअली जितने भी हाउसेस बनाए गए उसके 69% वुमेन द्वारा लीड किए जाते हैं, तो इसको हम समझेंगे। उसके बाद बायोमास को फायरिंग के टारगेट्स को कोल पावर प्लांट प्रोड्यूसर्स पूरा नहीं कर रहे हैं। 5% बायोमास को फायरिंग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं हमारे कोल प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट्स, तो इसके लिए उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा सरकार के द्वारा, इसको देखेंगे। और डी सर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को हटाने के लिए मनरेगा के फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इस न्यूज को देखेंगे। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स। एडिटोरियल में जो हमारी करेंसी रूपी प्रेशर में है, इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अबॉर्शन राइट से रिलेटेड अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे 5 बहुत बेहतरीन चीजें हुई हैं। क्या हुई हैं इसकी बात करेंगे। तमिलनाडु की ब्रेकफास्ट स्कीम से रिलेटेड एक आर्टिकल है, क्या वो सही है, गलत है, फ्री भी है, नहीं है, इसकी बात करेंगे। टैप वाटर कनेक्शन इंडिया में इस समय पे कहाँ स्टैंड करते हैं, इसकी बात करेंगे। एक आर्टिकल है लव एंड लॉस। एक और आर्टिकल है सेना वर्सेस सेना, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, थोड़ा पॉलिटिकल था, तो मैंने यहाँ पे 5 आर्टिकल्स सेग्रीगेट किए हैं द हिंदू एडिटोरियल के, जो कि आपके साथ डिस्कस करूंगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। वर्ड ऑफ द डे है आज का क्लोज रैंक्स। क्लोज रैंक्स मतलब एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाना कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए। तो भले ही आपकी आपस में भले ना बन रही हो, लेकिन जब कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड करने की बात आई तो यू क्लोज रैंक्स, आप एक दूसरे के पास आ गए। सोल्जर तो पुलिस ऑफिसर के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि ओवरऑल किसी बड़े अधिकारी के सामने या किसी फॉल में ओवरऑल सब लोग एक लाइन में पास में आके खड़े हो गए, कम क्लोजर टुगेदर इन अ लाइन। तो ये पुलिस ऑफिसर और सोल्जर के रिस्पेक्ट में हो गया। और वैसे किसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, उसको भी आप क्लोज रैंक बोलते हो। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों। चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस लेक्चर को शेयर करें यूट्यूब के एल्गोरिदम में इस पर्टिकुलर लेक्चर को प्रमोट करने के लिए। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म एडवर्टीजमेंट स्टिल विजिबल ऑन टीवी एंड डिजिटल मीडिया। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कुछ न्यूज वेबसाइट्स, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, प्राइवेट टीवी चैनल को बोला है कि किसी भी प्रकार से तुम्हारे एडवर्टीजमेंट में ऑनलाइन बेटिंग के एडवर्टीजमेंट नहीं आने चाहिए। और कई बार तो लोग शाणे हो जाते हैं, ये न्यूज चैनल्स ऑनलाइन बेटिंग के डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएंगे, ऑनलाइन बेटिंग के लोगों को किसी न्यूज चैनल के थ्रू दिखाएंगे। ये ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि छोटे मोटे न्यूज़ चैनल्स बना लेते हैं। वो न्यूज़ चैनल्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, और उन न्यूज़ चैनल्स की पूरी ब्रांडिंग होती है ना, लोगो होती है ना, पास साइड में जो छोटे छोटे से पॉपअप्स आते हैं, वो सब कहीं ना कहीं ऑनलाइन बेटिंग के आते हैं। तो ये गलत है। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बोला है कि अगर ये नहीं रोका गया तो आपके अगेंस्ट पीनल एक्शन लिया जाएगा। 13 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी निकाली थी कि जो ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये गलत प्रकार से न्यूज़ वेबसाइट्स चला रहे हैं, अपने बेटिंग प्लेटफॉर्म को मार्केट कर रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर इनके ऐड आ रहे हैं, लेकिन ये इलीगल है। बेटिंग और गैम्बलिंग इंडिया के अंदर इलीगल है। गेम ऑफ चांस इंडिया के अंदर इलीगल है, तो इनके एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं दिखाए जा सकते न्यूज़ चैनल्स पे, टीवीज पे वगैरह वगैरह। कुछ सरोगेट न्यूज़ वेबसाइट्स बनाई गई हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। समझ गए। तो ये सब बातें, जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसने मिनिस्ट्री को बताया कि भाई ये जो ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े यूनिक तरीके से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ब्लॉग चला रहे हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़ वेबसाइट चला रहे हैं। क्या है, स्पोर्ट्स ब्लॉग हो गया, न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई, न्यूज़ टीवी चैनल्स हो गए, इनको बहुत सारे लोग देखते हैं। न्यूज़ तो एक ऐसी चीज़ है सब लोग देखते हैं। तो अब उस कंटेक्स्ट में
इस न्यूज़ के माध्यम से आप अपने एक इलीगल प्रोडक्ट को मार्केट करने की कोशिश कर रहे हो, इसको आप बोलोगे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। और इसी को रोकने के लिए यहाँ पे ओवरऑल एक वार्निंग इशू की है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। यहाँ पे गाइडलाइंस का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एडवर्टीजमेंट कोड जो कि केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंदर होता है, इसके साथ पढ़ें तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022 है, ये बोलता है कि भाई एक तो ऑनलाइन बेटिंग आप प्रमोट नहीं कर सकते, मार्केट नहीं कर सकते, और उसका आप सरोगेट प्रमोशन भी नहीं कर सकते। मतलब कोई दूसरे ब्रांडिंग और किसी दूसरी चीज में इस ऑनलाइन बेटिंग का लोगो और इनडायरेक्ट प्रमोशन भी यहाँ पे मना है। तो ये वार्निंग यहाँ पे इशू की गई। सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। सरोगेट का मतलब होता है सब्सटीट्यूट। एक पर्टिकुलर गुड को आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, ये इलीगल है, तो उसकी बजाय आप एक सब्सटीट्यूट गुड दिखा रहे हो। ये सब्सटीट्यूट गुड इस गुड से अलग है, बट एक्चुअली में इस सब्सटीट्यूट गुड के थ्रू आप पहला इलीगल गुड ही प्रमोट कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दारू बेचनी है, शराब बेचनी है, तो शराब का सीधे सीधे ऐड नहीं दिखा रहे हो, उसके बजाय सोडा ड्रिंक का ऐड दिखा रहे हो, ये म्यूजिक सीडी का ऐड दिखा रहे हो, लेकिन इस सोडा ड्रिंक और म्यूजिक सीडी में ब्रांडिंग और शराब की हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सरोगेट एडवर्टीजमेंट। अगला जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में एफ्स्पा को रिटेन किया गया। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल से लेकर सितंबर तक इन इलाकों में एफ्स्पा चल रहा था, 6-6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाता है। अब अक्टूबर चालू हो गया, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर कई जगहों पे फिर से एफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र की सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पर्टिकुलर इलाकों में 6 महीने से एफ्स्पा बढ़ा दिया, बाकी जगहों पे राज्य की सरकार ने बढ़ाया। याद रखिएगा, एफ्स्पा के सेक्शन 3 के अंदर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही उन इलाकों को नोटिफाई कर सकते हैं जो कि एफ्स्पा के अंदर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंदर कौन सा इलाका आ रहा है, ये केवल केंद्र की सरकार बताएगी, राज्य की सरकार ही बता सकती है। राज्य की सरकार को ये ताकत कहां से मिलती है? अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। केंद्र की सरकार में कौन सी मिनिस्ट्री ओवरऑल इन एरिया को नोटिफाई करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आसाम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में फिर से इनके कुछ हिस्सों में फिर से 6 महीने के लिए एफ्स्पा एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि नागा पीस प्रोसेस फाइनल नहीं हो पा रहा। नागा पॉलिटिकल ग्रुप के साथ, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुवैया के साथ ओवरऑल बातचीत जारी है, लेकिन ये बातचीत फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। और चूंकि नागालैंड के साथ पीस प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में ओवरऑल नागालैंड और उसके आसपास के इलाके काफी डिस्टर्ब चल रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर एफ्स्पा एक्ट है, ये क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि ओवरऑल एक भीड़ में बिना परमिशन के गोली चलाना, किसी के भी घर में घुस के बिना वारंट के उसकी सर्च करना, उसको अरेस्ट करना, ये सब ताकत मिलती है आर्म्ड फोर्सेस को। और आर्म्ड फोर्सेस के लोग ये कर सकते हैं, केंद्र की सरकार उनको बचाती है, क्योंकि उनको प्रोसिक्यूट करने से पहले आपको केंद्र की सरकार की परमिशन लगेगी, और केंद्र की सरकार जल्दी परमिशन देगी नहीं। और ये जो पर्टिकुलर इलाके रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, लंबे समय तक इनमें बड़ी जबरदस्त इंसर्जेंसी रही है। एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, बॉबी देओल और अजय देवगन की, टैंगो चार्ली। तो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को वहां पे बड़े ही प्रॉपर तरीके से दिखाया गया। तो यहाँ पे जो 6 महीने का एक्सटेंशन हुआ है एफ्स्पा का, उसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि नागालैंड बॉर्डर पे थोड़ा आप कह लो अभी भी इंस्टेबिलिटी है, पीस प्रोसेस फाइनलाइज हुआ नहीं है, तो नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी अभी भी जारी है। तो ओवरऑल जब तक ये नागा पीस प्रोसेस वाला प्रॉब्लम, मतलब आप कह लो इशू पूरा फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक ओवरऑल पूरी तरीके से पीस प्रोसेस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाना, एफ्स्पा को पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट से हटा पाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, नागा पीस प्रोसेस में जो नागा ग्रुप्स हैं, वो डिमांड भी थोड़ी अनरीजनेबल सी कर रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल सी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ग्रेटर नागालैंड चाहिए, नागालैंड चाहिए। अभी ग्रेटर नागालैंड में आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के भी इलाके आ जाते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, ये स्टेट्स अपना इलाका थोड़ी ना नागालैंड को दे देंगे। प्लस ये अपना अलग झंडा चाह रहे हैं, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे हैं, तो अलग झंडा अलग कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप देश से अलग हटने की बात करो, वो भी सरकार अलाउ नहीं कर सकती। हालांकि अगर नागालैंड को देखो तो आसपास के राज्यों में एफ्स्पा का एप्लीकेशन काफी कम हुआ है, वायलेंस घटा है। जैसे कि आसाम में जब पहली बार एफ्स्पा को रिवोक किया गया, तो 60% इलाकों से एफ्स्पा रिवोक हुआ। 2020-2021 में जो नंबर ऑफ मिलिटेंट्स मारे गए, पकड़े गए, जितने वेपन सरेंडर किए गए, वो बढ़ा है नंबर। आसाम में 2020 में 146 मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया, 2021 में 216 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया गया। वेपन्स 2020 में सरेंडर हुए 342, 2021 में 432।
इस साल 2022 में अब तक 131 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया जा चुका है, 83 वेपन सरेंडर है। तो कहीं ना कहीं आसाम से एस्पा हटाने के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ मिलिटेंट जो कि अरेस्ट हो रहे हैं और मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, दूसरा नंबर ऑफ वेपन सरेंडर भी यहाँ पे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के नंबर को भी आसाम में कम किया गया है। क्योंकि जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्राइसिस शुरू हुई है चाइना बॉर्डर पे, तब से बहुत सारे ट्रूप्स जो कि पहले आसाम में डिप्लॉयड थे, इनको रीलोकेट किया गया है टू द नॉर्दर्न चाइना बॉर्डर। आसाम के अंदर एक फैक्शन है परेश बरुआ फैक्शन ऑफ उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ये एक ऐसा मेजर मिलिटेंट ग्रुप है जो अभी भी एक्टिव है असमी सॉइल पे। हालांकि ये इनकी एक्टिविटीज को बहुत हद तक कम कर दिया गया। आसाम के अंदर ये ओवरऑल अब तक किसी को हायर नहीं कर पाए, किसी इंडिविजुअल को मोबिलाइज रेडिकलाइज नहीं कर पाए। ये जो परेश बरुआ है ये भी इंडिया के अंदर नहीं है, म्यांमार भागा हुआ इंडिया के अंदर होता तो सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़ती नहीं। तो नो डाउट उल्फा जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ फैक्शंस एक्टिव हैं, लेकिन दे आर एक्टिव फ्रॉम म्यांमार। वो आसाम की धरती से उतना ऑपरेट नहीं कर पा रहे, रीजन बीइंग कि ग्राउंड लेवल पे लोगों का सपोर्ट भी इन ग्रुप्स के लिए कम हो रहा है। क्योंकि ये ग्रुप्स जिस इलाके पे ऑपरेट करते हैं वहाँ पे किसी सरकारी स्कीम को पहुँचने नहीं देते, और अब लोगों को भी लग रहा है कि यार सरकारी स्कीम आने तो काफ़ी फायदा होता है उससे, इन लोगों के साथ मिल के कोई फायदा नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज अटैक करेंगी, लड़ाई होगी, जाने जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। फिर भाई गुंडागर्दी इन इलाकों में कम हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जल्दी बन रहे हैं, ठीक है ना भाई। एक्सटॉर्शन की कॉल कम हो रही है। पहले जब ये ओवरऑल ग्रुप्स ऑपरेट करते थे, जैसे नागालैंड के अंदर आपने सुना होगा कि नागालैंड के अंदर जो लोकल नागा ग्रुप्स हैं वो एक्सटॉर्शन करते हैं, ठीक है ना, किडनैप कर लेते हैं बच्चों को, औरतों को, फिर पैसा मांगते हैं उनके घर वालों से। तो इस प्रकार की खुली गुंडागर्दी चलती है। अब ये टेरर ग्रुप्स हैं, ये टेरर तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इलीगल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास कोई टैक्सेबल मनी तो आता नहीं, तो पैसा कहाँ से लाएंगे, इसी उल्टी सीधी चीज़ों की से लाएंगे, या तो चाइना इनको पैसा देगा। हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, 15 सितंबर को इन्होंने बोला कि भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी इंटर बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं इनको हम 2024 तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल 10 मई को मिनिस्टर साहब ने बोला कि एस्पा पूरे आसाम से हटा दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह साहब ने क्या बोला कि भाई जब एस्पा को मणिपुर से हटाया गया तो 78 मिलिटेंट्स जो कि पहले सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे थे वो मेन स्ट्रीम में आके जुड़ गए। बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स इन मणिपुर ओवरऑल सरकार के सामने सरेंडर कर रहे हैं, सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल एस्पा को हटाने से ग्राउंड लेवल पे फायदा तो देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी भी डिस्टर्ब, जैसे मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट है, अभी इन 16 डिस्ट्रिक्ट में 6 डिस्ट्रिक्ट के 15 पुलिस स्टेशन में एस्पा लगाया गया है, समझ गया। तो अभी भी सारे इलाकों से एस्पा पूरी तरीके से नहीं हटा है, जिन इलाकों में डिस्टर्ब एक्टिविटीज जारी हैं वहां पे लगा हुआ है। अब ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनके इलाके में एस्पा लगा है तो वो वायलेंस को कम करें, डिस्टर्बेंस को कम करें, ऑटोमेटिकली एस्पा उनके इलाकों से हट जाएगा, ये सरकार दिखा चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखो तो तिराप, चंगलांग, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे एस्पा लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की नामसाई डिस्ट्रिक्ट के नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशन में एस्पा लगा हुआ है, जो कि ये कहीं ना कहीं आसाम बॉर्डर पे आते हैं। तो इन डिस्टर्ब्ड इलाकों से जल्दी डिस्टर्बेंस हटाने की जरूरत है, और यहाँ पे जो एस्पा एक्सटेंड हो रहा है इसको हटाने की जरूरत है। एक बड़ा अच्छी बात तो ये होगी कि अगर नागा पीस प्रोसेस यहाँ पे साइन हो जाता है तो एक बड़ा इंसर्जेंसी का जो आप कह लो इशू है वो हम कहीं ना कहीं टैकल कर देंगे, क्योंकि नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स कहीं ना कहीं सरकार को परेशान कर रहे हैं। अब लेट्स सी नागा पीस प्रोसेस कब तक फाइनलाइज होता है। डिस्टर्ब्ड एरिया की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर एक नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डेजिग्नेट किया जा सकता है। ये किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, यहाँ पे रिलीजन के नाम पे लड़ाई चल रही है, लैंग्वेज के नाम पे, रीजनल ग्रुप्स के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रेस के नाम पे, कम्युनिटी के आधार पर किसी भी बेसिस पे अगर डिस्टर्बेंस चल रही है तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया बोला जा सकता है। केंद्र की सरकार या राज्य का गवर्नर या फिर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर उस राज्य की या यूनियन टेरिटरी के किसी छोटे से पार्ट को या पूरे के पूरे राज्य को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, किसके अंदर, एस्पा के सेक्शन 3 के अंदर। ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्र में भी कर सकता है और राज्य के लेवल पर राज्य की सरकार भी कर सकती है। फिर भैया अगली न्यूज, प्रचंड हेलीकॉप्टर कुछ इस प्रकार का दिखता है, इंडिया का इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है। इसके ऊपर कल मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में। मैंने आपको थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताई थी, कारगिल वॉर की थोड़ी सी स्टोरी बताई थी,
जहाँ पे बताया था कि कैसे कारगिल वॉर में हेलीकॉप्टर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और कैसे उस समय पे हमें एक ज़रूरत महसूस हुई थी इंडिजीनियस हल्के हेलीकॉप्टर की जो ज़्यादा हाइट्स पे ऑपरेट कर सके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को इंडक्ट कर लिया गया है फॉर्मली इनटू द 143 हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष। तो हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में प्रचंड हेलीकॉप्टर को ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स में। ये मॉडर्न वॉरफेयर की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, नेसेसरी क्वालिटी पैरामीटर्स भी इसने पास किए हैं और आर्मी एयरफोर्स दोनों के पास ये अवेलेबल होगा। ट्विन इंजन है ये हेलीकॉप्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया था। इसको एनविसेज किया गया था 1999 के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के समय पे। ये एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है दुनिया में जो 5000 मीटर यानी 16,400 फीट की ऊंचाई पे टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। अच्छा खासा वेपन का जत्था इसमें चढ़ाया जा सकता है। आईएएफ और आर्मी की हाई एल्टीट्यूड इलाकों में जो फायर पावर है उसको बढ़ाता है ये प्रचंड हेलीकॉप्टर। इसका कॉम्बैट रेडियस है 500 किलोमीटर, 21,000 फीट की ऊंचाई तक ये ऑपरेट कर सकता है। मतलब सियाचिन में ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है बहुत ज़रूरी है। सियाचिन इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सियाचिन को दोनों तरफ से पाकिस्तान और चाइना ने घेर रखा है। तो सियाचिन में हमारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए ये प्रचंड हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया जाएगा। अभी के लिए इसके सब सिस्टम्स कंपोनेंट्स को बनाने के लिए 200 वेंडर्स इन्वॉल्व रहे हैं। 70 वेंडर्स इसके इंडिजनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। 10 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए अभी अप्रूवल मिला है। ये 10 लिमिटेड सीरीज जाएगी आईएएफ के पास, 5 जाएंगे आर्मी के पास। धनुष नाम की जो हेलीकॉप्टर यूनिट है जो कि 143 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है, उसमें इंडक्ट किया गया है किसको? इस पर्टिकुलर प्रचंड को। ठीक है भाई, वैसे आज से इस प्रचंड के ऊपर काम नहीं हो रहा है। 29 मार्च 2010 को पहली प्रोटोटाइप ऑफ द हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, तो उसके बाद से एक्सटेंसिव टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, वैल्यू एडिशंस हुए इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में। इसके अंदर एक 20 mm की नोज गन है, 70 mm का रॉकेट है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है इसमें ध्रुवशास्त्र, और एयर टू एयर मिसाइल्स है मिस्त्राल 2। हालांकि एयर टू एयर मिसाइल्स मिस्त्राल 2 का ऑर्डर नहीं दिया गया है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवशास्त्र आते हैं मिड 2023 हो जाएगा। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। इन पर्टिकुलर 10 से 15 हेलीकॉप्टर्स के लिए सरकार ने सैंक्शन किए हैं 3,887 करोड़, 3887 करोड़। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना पे इन हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। ये अकेले हेलीकॉप्टर्स नहीं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। हमने यूएस से जो अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं ना, वो भी हम चाइना बॉर्डर पे ही डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है भाई, ओवरऑल टारगेट है कि आगे आने वाले कुछ सालों में 160 ऐसे प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किए जाएंगे, जिसमें 95 इंडियन एयरफोर्स के पास होंगे और 65 इंडियन आर्मी के पास होंगे। अभी के लिए इन हेलीकॉप्टर्स में जो इंडिजीनियस कंटेंट है वो है 45%। आगे आने वाले कुछ सालों में इस कंटेंट को 55% कर दिया जाएगा। ये सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर्स की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, दुश्मन के ड्रोनों को ध्वस्त करने के लिए हर चीज में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशन, हाई एल्टीट्यूड पे दुश्मन अगर कोई बंकर बना के बैठता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जंगल में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए हर चीज में इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा। ये जो इंडियन एयरफोर्स है अभी के लिए MI-25 और MI-35 रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती है। ये फेज आउट होने वाले हैं। अभी के लिए 22 AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स यूएस से हमने मंगवाए हैं और आ रहे हैं अभी के लिए। ठीक है ना, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूएस से 2023 में भी आएंगे। फरवरी 2020 में इंडिया ने यूएस के साथ एक $800 मिलियन की डील की थी और हम अपने खुद के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो बना ही रहे हैं। देखा जाए तो इंडिया के पास 500 ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं, 90 MI-17 है, 130 MI-17 V5 हैं, 70 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें वेपनाइज्ड वेरिएंट भी है। देखिए क्या है कि वेपन बेस्ड अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाचे, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर कुछ ही है हमारे पास। ये इंडिया का पहला अटैक इंडिजिनाइज्ड अटैक हेलीकॉप्टर है। कौन सा? प्रचंड। ठीक है भाई, फिर हमारे पास M135 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, रशिया वाले हैं। 15 CH-47 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। आर्मी की एविएशन यूनिट में ज्यादातर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का काम क्या होता है कि भाई जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सप्लाईज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, ये सब होता है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का काम। बट अटैक हेलीकॉप्टर्स यूटिलिटी के साथ साथ
जंग लड़ने में भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर अगली न्यूज, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो ओवर 69% हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडर PMAY इन रूरल इंडिया आर ओन्ड बाय वुमेन। तो भैया प्रधानमंत्री की जो स्पेशल हाउसिंग स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके अंदर 69% जो घर बनाए गए हैं उनको ओन करती हैं वुमेन। वुमेन ही उसमें हेड मेंबर है। गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से 29 सितंबर 2022 को जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर 2.46 करोड़ हाउसेस सैंक्शन हुए थे, उसमें 2 करोड़ हाउसेस बन चुके हैं और इन 2 करोड़ में से 69% को लीड कर रही हैं वुमेन, ओन कर रही हैं वुमेन। मतलब जो पैसा रिलीज हुआ था सरकार की तरफ से और घर की जो रजिस्ट्री है वो किसके नाम पे, वुमेन के नाम पे। समझ गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर 2016 में चालू की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का टारगेट था 2.95 करोड़ हाउसेज यहां पे बनाए जाएंगे। ठीक है भाई। नारी शक्ति इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ओवरऑल बहुत सारे घरों को यहाँ पे वुमेन की लीडरशिप के अंदर किया है। तो इससे क्या होगा कि वुमेन के पास ओनरशिप होगी एक पक्के घर की। अपने घर के फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में वुमेन का एक मेजर रोल होगा, क्योंकि वो घर के अंदर अपनी, आप कह लो, डिग्निटी के साथ रहेगी, सिक्योरिटी होगी, बेसिक इम्यूनिटीज, इकोनॉमिक पावर उसके हाथ में होगी, क्योंकि घर की लीडरशिप उसके हाथ में। फिर यहाँ पे सरकार बोल रही है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू हमने हेल्थ और वुमेन ऑफ चिल्ड्रन को भी, मतलब हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि समझिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस कनेक्शंस दिए गए। इन गैस कनेक्शन से वो जो चूल्हे कंडे पे खाना बनाना पड़ता था औरतों को, वो नहीं बनाना पड़ रहा है। तो जब वो चूल्हे कंडे पे खाना बनाती थी घर के अंदर, तो जो घर में इंसान है वो इफेक्ट होता था। ज़्यादातर घरों में दिन में बच्चे और औरत रहती, क्योंकि आदमी काम करने बाहर चले जाते हैं। तो उस केस में आदमी और औरतों की हेल्थ के रिस्पेक्ट से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर 9.4 करोड़ LPG कनेक्शंस बांटे गए। इस पर्टिकुलर स्कीम को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी रिकॉग्निशन दिया गया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस पर्टिकुलर स्कीम को मेजर अचीवमेंट बताया है, एनवायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए और हेल्थ ऑफ वुमेन को इंप्रूव करने के लिए। फिर भाई स्वच्छ भारत मिशन की बात की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 11.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए रूरल इलाकों में, 70 लाख बनाए गए अर्बन इलाकों में। अब रूरल इलाकों में 11.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाने से फायदा क्या हुआ? वो वुमेन जिनको सुबह सुबह उठ के टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था बाहर जंगलों में या खेतों में, वो काम अब बंद हो चुका है। अभी इस प्रकार की चीजें हमारी मूवीज में बहुत दिखाई जाती हैं। जैसे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की एक मूवी आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को दिखाया गया। और एक्चुअली में हमारे गांव के इलाकों में ऐसा होता है, वुमेन के लिए घरों के अंदर टॉयलेट का एक्सेस नहीं है, तो वो क्या, उनको बाहर जाना पड़ता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट को कोट किया है, एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड द सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन रूरल इंडिया। क्या बताया गया है कि जो इंडिया के अंदर टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुई हैं, 93% वुमेन अब ये रिपोर्ट कर रही हैं कि उनको डर नहीं लगता जब भी वो सुबह टॉयलेट करने के लिए जाती हैं कि उनको कोई दूसरा इंडिविजुअल या एनिमल नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जंगल में, खेतों में ओवरऑल अगर आप टॉयलेट करने के लिए सुबह सुबह जा रहे हो तो कोई जंगली जानवर अटैक कर सकता है। वुमेन ऑब्वियस सी बात है वल्नरेबल होती हैं, कोई आदमी घात लगा के बैठा हो, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज होती थी जिससे वुमेन हर्ट हो जाती थी। तो वुमेन ने बोला कि अब उनको डर नहीं लगता क्योंकि टॉयलेट उनके घर के अंदर है। फिर 93% वुमेन ये बोलती हैं कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हेल्थ इन्फेक्शन। अगर आप ओपन में जाके डेफिकेट करते हो तो बहुत प्रकार के इश्यूज आपके सामने हैं, वो सैनिटाइज नहीं होता, ओवरऑल आपको कोई हेल्थ इन्फेक्शन हो सकता है। ओके। फिर 92% वुमेन ये बोलती हैं कि अब इन द डार्क ऑफ द नाइट उनको टॉयलेट जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि टॉयलेट उनके घर के अंदर है, इट इज इनक्लोज्ड, उनके घर के प्रेमाइसिस के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है डर की बात नहीं है। फिर अगला जीएस पेपर 2-3, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। मनरेगा टू फंड वर्क टू रिवर्स डीसर्टिफिकेशन ऑफ लैंड अक्रॉस स्टेट्स। देखिए क्या है, हमारे देश में डिग्रेडेड लैंड और डीसर्टिफाइड लैंड की बड़ी परेशानी। डिग्रेडेड लैंड समझ रहे हो ना, मतलब कि एक उपजाऊ जमीन एक बंजर जमीन में कन्वर्ट हुई जा रही है। वो जमीन जहां पे पहले फसलें लहलहाती थी, अब फसलें तो लहलहाना दूर है, वो बंजर हो रही हैं। तो क्या है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को यहां पे जोड़ के डिग्रेडेड लैंड और डीसर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, डीसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, इसको रिलीज करती है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। 2021 में इसने बोला कि इंडिया का 30% ज्योग्राफिकल इलाका डिग्रेडेड लैंड की कैटेगरी में आता है, उसकी उपजाऊपना जा रहा है, वो बंजर हो रहा है। झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा के अंदर 50% से ज्यादा लैंड इलाका
डीसर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन से सफर हो रहा है। केरला, आसाम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 10% से कम इलाका लैंड डिग्रेडेशन के थ्रू सफर हो रहा है। तो वो राज्य की सरकारें जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने पॉलिसी डिसीजंस को लिया, वहां पे लैंड डिग्रेडेशन कम है। और वो राज्य जहाँ पे प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज को सेटअप नहीं किया है, ठीक है ना, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर हुआ है, वहां पे डीसर्टिफिकेशन ज्यादा है। तो इस कंटेक्स्ट में डीसर्टिफिकेशन को रोकने की जरूरत है, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने की जरूरत है। और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भाई बहुत सी एक्टिविटीज हैं। रिज एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नर्सरी रेजिंग, एफॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर, नाना प्रकार की चीजें। लेकिन इन चीजों के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहां से आएगा? अब सरकार के टारगेट की बात करते हैं। 2019 में केंद्र की सरकार ने टारगेट बनाया कि 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर देंगे। समझ गए? तो 21 मिलियन से 26 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 2 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर से 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर तक की जमीन जो कि डिग्रेड हो चुकी है, इसको हम रिस्टोर कर देंगे, फिर से उपजाऊ कर देंगे 2030 तक। यह टारगेट बनाया था 2019 में केंद्र की सरकार ने। लेकिन केंद्र की सरकार इस टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। पैंडेमिक आ गया बीच में, वो अलग बवाल हो गया। तो फिर केंद्र की सरकार ने टारगेट बनाया कि यार 2025-2026 तक 4.95 4.95 मिलियन हेक्टेयर्स हम लोग रिस्टोर कर देंगे। अब ये टारगेट भी क्या पूरा हो पा रहा है? कम चांसेस लग रहे हैं। इस 4.95 मिलियन हेक्टेयर्स को रीस्टोर करने के लिए सरकार ने एलोकेट किए हैं 8,134 करोड़ रुपए। लेकिन ये 8,134 करोड़ रुपए काफी कम बताए जा रहे हैं, इससे पूरा काम हो नहीं पाएगा। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे टारगेट बनाया है कि 2022-23 के बजट में जो 73,000 करोड़ रुपए मनरेगा को अलॉट किए गए हैं, इस मनरेगा के पैसों से जो लोगों को काम दिया जाता है, उस काम के थ्रू ये जो डीसर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन है, इसकी प्रक्रिया को हम रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब मनरेगा के अंदर जो काम वगैरह बांटा जा रहा है, उससे लैंड डिग्रेडेशन और डिसर्टिफिकेशन रोका जाएगा। ये केंद्र की सरकार ने यहाँ पे प्लान बनाया। अब मनरेगा अपने आप में एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है। जब पैंडेमिक आया था तो सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए मनरेगा के ऊपर। अभी के लिए सरकार ने अलॉट किए 73,000 करोड़। तो सरकार को तो इसी बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपने मनरेगा में ऑलरेडी कम पैसे अलॉट कर रखे हैं, और उसके बाद भी डीसर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए मनरेगा में ही फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे ओवरऑल सरकार किस प्रकार से इस चीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करती। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 3, इंडिया लैक्स इन बायोमास को फायरिंग टारगेट्स। देखिए, पावर मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अक्टूबर 2021 में सारे थर्मल पावर प्लांट से बोला था कि यार अक्टूबर 2022 तक तुम अपने कोयले के साथ 5% बायोमास भी जलाओ। ये जो बायोमास होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कोल जितनी होती है। तो ओवरऑल अगर आप 100 ग्राम कोल जला रहे हो बॉयलर के अंदर, तो उस 100 ग्राम में 95 ग्राम तुम कोल कर दो, 5 ग्राम तुम बायोमास कर दो। ठीक है ना? ये थर्मल पावर प्लांट्स को बोला गया था। लेकिन ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स ने पावर मिनिस्ट्री की इस बात को नहीं माना। तो इसको अब कोड किया जा रहा है नॉन कॉपरेशन बाय पावर मैन्युफैक्चरर्स। मतलब पावर मिनिस्ट्री ने पावर मैन्युफैक्चरर्स, एनटीपीसी और जो बाकी लोग कोल से पावर पैदा करते हैं, इनको बोला कि भैया 5% बायोमास को फायरिंग करो। पावर प्लांट्स ने बातों को ग्राउंड लेवल पे मारा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सबने नहीं माना, बहुत कम लोगों ने माना है। तो अब इस कंटेक्स्ट में एक मीटिंग चल रही है, रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ बायोमास को फायरिंग की। और यहां पे बोला गया है कि देखिए, सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के समय पे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग होती है, और ये स्टबल को बायोमास की तरह देख रही थी सरकार। इसी स्टबल को बायोमास की तरह इस्तेमाल करके पावर प्लांट्स में जलाने की बात कर रही थी सरकार। लेकिन ओवरऑल पावर प्रोड्यूसर्स ने ज्यादा इसमें दिमाग लगाया नहीं, ज्यादा कोशिश की नहीं। तो अब पावर मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि जो भी पावर प्लांट्स यहाँ पे 5% बायोमास को फायरिंग नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर पीनल प्रोविजंस लगाए जाएंगे, उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। देखा जाए तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 180 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। 2020-21 तक केवल 8 ऐसे पावर प्लांट्स थे जो कि को फायरिंग करते थे बायोमास की। ये नंबर अभी रिसेंटली 39 पे आ चुका है। मतलब 180 थर्मल पावर प्लांट्स में से इंडिया में 39 ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो बायोमास को फायरिंग करते हैं, जिससे लगभग 55,390 मेगावाट की पावर जनरेट हुई है। अब तक 83,066 टन ऑफ बायोमास को फायर किया गया है। ठीक है ना? एनसीआर रीजन में 10 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो को फायरिंग शुरू कर चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पावर फायरिंग शुरू नहीं की है। अगर देश के सारे 180 थर्मल पावर प्लांट्स बायोमास को फायरिंग करने लगे तो स्टबल बर्निंग की प्रक्रिया को हम बहुत हद तक
कम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो जो भी पावर प्लांट नहीं करेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ऐसा पावर मिनिस्ट्री का बोल रहा है। तो बायोमास को फायरिंग समझ गए कि भैया कोल फ्यूल को कुछ प्रोपोर्शन तक 5% तक यहाँ पे आपने बायोमास से बदल दिया। बायोमास में भी अच्छी खासी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो वो बायोमास जो ग्राउंड लेवल पे पॉल्यूशन करता है यहाँ पे भी पॉल्यूशन करेगा, बट ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा कम पॉल्यूशन करेगा, एफिशिएंट तरीके से जलेगा और साथ साथ पावर प्रोडक्शन में भी अपना एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो एक कह सकते हो एक एफिशिएंट और क्लीन वे है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंपैरेटिवली कम करने का और ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का। क्योंकि जब स्टबल बर्निंग बायोमास को जमीन में ही जला दिया जाता था तो एक तो एफिशिएंट तरीके से जलता नहीं था, तो पॉल्यूशन करता था, उसका कोई यूज नहीं होता था। अब वो बायोमास अगर पावर प्लांट के अंदर जलाओगे तो एफिशिएंट तरीके से जलेगा, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेगा, प्लस उसका यूज भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। समझ गए? फिर भाई गरबा आर्ट फॉर्म की यहाँ बात की जा रही है, एक छोटा सा रिवीजन है जीएस पेपर ऑन आर्ट एंड कल्चर का। देखिए क्या है, गरबा एक फॉर्म ऑफ डांस है जो कि गुजरात से ओरिजिनेट होता है, संस्कृत वर्ग गर्भ से निकला है। ये ट्रेडिशनल गरबा में क्या होता है कि बीच में माता जी की इमेज रख दी जाती है या फिर एक स्टैचू रख दी जाती है और उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल में लोग डांस करते हैं। और ज्यादातर ये जो गरबा डांस है वो नवरात्रि इंडियन फेस्टिवल के समय पे देखा जाता है। तो इस समय पे नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, आज नवमी है ओवरऑल, तो माता जी को सब लोग याद करते हैं, तो खुशी मनाते हैं। तो खुशी मनाने में एक डांस फॉर्म यहाँ पे गरबा है, जिसको हमने देख लिया। अब आ जाते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। ठीक है भाई, डी सुब्बाराव साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। तो अब ये रूपी के प्रेशर की बात करें, सुब्बाराव साहब क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो इनके जो ओवरऑल फाइनेंशियल एडवाइसेस हैं, कह लीजिए थॉट प्रोसेस है, काफी अच्छा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूपी का डेप्रिसिएशन जबरदस्त हुआ है, पिछले एक साल में रूपी 10% डेप्रिशिएट कर चुका है। 80 रुपए प्रति डॉलर का जो आप कह लो साइकोलॉजिकल बैरियर हम क्रॉस कर चुके हैं। कहाँ 73-74 रुपए पे चल रहा था $1, और अब कहाँ 81 रुपए क्रॉस कर चुका है $1। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पिछले कुछ महीनों में $100 बिलियन से नीचे गिर चुके हैं, और इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। इंडिया के अंदर एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट में ट्रेड डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में ट्रेड वाला एलिमेंट तो आ गया, उसके साथ साथ और भी कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनविजिबल एलिमेंट्स। वैसे तो नॉर्मल का हमको क्या दिखता है, हमें ट्रेड डेफिसिट दिखता है, हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, उसमें और भी बहुत से इनविजिबल फैक्टर्स जोड़ दो तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। फिजिकल डेफिसिट क्या हो गई कि आपने कितना खर्चा किया और ओवरऑल आपके पास पैसे आए कितने सरकार, ये सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अभी सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात होगी। ओवरऑल इन सब चीजों से जुड़ रहा है ऑयल इंपोर्ट्स। ऑयल इंपोर्ट्स हमारे बढ़े हुए हैं और ऑयल इंपोर्ट के बिल बढ़ रहे हैं। यूक्रेन वॉर के चलते दुनिया भर में ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, और जब ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है तो इसको इंपोर्ट करने का खर्चा भी ज्यादा आ रहा है। फिर यूएस फेडरल रिजर्व ने एग्रेसिव रेट हाइक्स किए। एग्रेसिव रेट हाइक्स के चलते अब यूएस फेडरल रिजर्व से जिसने भी पैसा उठा रखा है उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो सब अपना पैसा यूएस फेडरल रिजर्व को वापस कर रहे हैं। तो यूएस फेडरल रिजर्व से पैसा निकाल के जो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा था वो पैसा भी इंडिया की इकोनॉमी से बाहर जा रहा है। तो ये सब फैक्टर्स कंबाइंडली इंडिया के सामने आ रहे हैं और इंडिया को इस समय पे टेंशन दे रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि कुछ टेपर टेंट्रम क्राइसिस जैसा कुछ चल रहा है। 2013 में एक टेपर टेंट्रम क्राइसिस आई थी, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि यूएस की ट्रेजरी ने डिसीजंस लिए, रेट हाइक्स किए, तो बहुत सारा यूएस का फेडरल रिजर्व का पैसा जो कि दुनिया भर की इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहा था वो वापस यूएस में जाने लगा। कुछ ऐसा अभी भी हो रहा है। ये जो फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक किए उससे क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स ने पैसा फेडरल रिजर्व से उठा के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया था वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। टेपर टेंट्रम के समय 2013 में भी ऐसा हुआ था, तो वो जो उस समय पे ऐसा हुआ था कुछ आज ऐसा ही हो रहा है। 2013 भी एक ऐसा समय था कि दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रही थी, कुछ ऐसा अभी भी होता नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया की पोजीशन आज 2013 के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आज की डेट में 2013 के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। आज की डेट में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इंडिया के वो 2013 से ज्यादा अच्छे हैं। 2013 में जो करेंसी का आप कह लो एक्सचेंज रेट होता था वो बहुत हद तक सरकार मैनेज करती थी, लेकिन आज की डेट में रूपी का जो एक्सचेंज रेट है वो पूरी तरीके से मार्केट कंट्रोल करता है। सरकार उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती, सरकार इनडायरेक्ट तरीके से इंटरफेरेंस करती है। मतलब रूपी की वैल्यू एक लिमिट से नीचे ना गिर जाए, इसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज से यूएस डॉलर्स निकाल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम रूपी के एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली बदल रहे हैं।
तो ओवरऑल 2013 की टेपर टेंटम क्राइसिस के रिस्पेक्ट में आज की डेट में हम बेटर प्लेस्ड है ओवरऑल उस क्राइसिस से जूझने के लिए। प्लस कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है इंडिया के लिए। अभी पिछले कई महीनों से जो तेल का दाम चल रहा था वो प्रति बैरल $100 से ज़्यादा का चल रहा था, वो $88 पे आ चुका है। जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की वो थोड़ी स्टेबल होती नजर आ रही है। एक जो बिल्कुल पीक पे जा रही थी 2-3 महीने पहले, उससे थोड़ी कम होती नजर आ रही है। तो ठीक है, देयर इज समथिंग टू चीयर फॉर इंडिया, बट इतना भी नहीं है कि इंडिया बिना टेंशन के बैठ जाए। अभी भी हमारे ऊपर टेंशन घूम रही है। हम कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते। हम कंफर्ट जोन में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे ऊपर एक राहु केतु की तरह घूमता हुआ नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है। इस समय पे एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को छोड़ के लगभग 1.5 पॉइंट्स हम अपना रेपो रेट बढ़ा चुके हैं। आरबीआई रेपो रेट बढ़ा चुका है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। 6.7% एक्सपेक्ट किया गया इन्फ्लेशन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2022-23 के लिए, और ये हमारी अपर लिमिट 6% के काफी ऊपर है। तो इन्फ्लेशन हमारी कमर तोड़ रहा है। उसके बाद अब देखिए, कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि ये जो यूक्रेन वॉर है ये खत्म होने वाला है, और यूएस का ये जो एग्रेसिव रेट हाइक है ये चालू ही रहने वाला है। तो इंडिया के लिए टेंशन की बात है। कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ थोड़ा सोचने की बात भी है, थोड़ा कुछ कंसर्न होने की बात भी है। प्लस फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारों का अगर आप कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट देखोगे तो 10% ऑफ जीडीपी पहुंच जाता है। इसके साथ साथ अगर राज्य का लिया हुआ उधार आप जोड़ लो तो और आप कह सकते हो कि हमारा जो ओवरऑल डेप्ट है ज्यादा नजर आएगा। समझ गए? तो ये ओवरऑल यहां पे होता नजर आ रहा है। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में ट्विन डेफिसिट क्या होता है। अब कुछ एक्सपर्ट्स यहां पे क्या बोल रहे हैं कि यार इंडिया की करेंसी रुपी जितनी तेजी से डेप्रिशिएट हुई है उससे ज्यादा तेजी से तो बाकी करेंसीज डेप्रिशिएट हुई हैं। अरे पाउंड डेप्रिशिएट हुआ है, यूरो डेप्रिशिएट हुआ है, तो कंपैरिजन में देखो तुम दुनिया भर की इकोनॉमी से ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यूरो पाउंड जितना डेप्रिशिएट हुए हैं, इंडिया की करेंसी उससे कम डेप्रिशिएट हुई है। लेकिन हम चीज़ों को यहाँ पे कंपेरेटिव नहीं कर सकते। हमारी महंगाई बढ़ने से और हमारी करेंसी के डेप्रिशिएट करने से हमारे देश के ऊपर एक डोमेस्टिक इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे देश के लोगों के लिए चीज़ें महंगी हो रही हैं। हमारे देश के लिए कमाई हुई पैसों की वैल्यू कम हो रही है। ये बिल्कुल सही है कि यूरो पाउंड ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे रुपये के गिरने के चलते हमें तो प्रॉब्लम आ रही है ना। अब हम लोग यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड में तो रहते नहीं है, वहां जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो देख रहे होंगे। हमें यहाँ की डोमेस्टिक प्रॉब्लम देखनी है जो कि हमारे रुपये के गिरने की वजह से आ रही है। प्लस हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, इस बात को लेके काफी तारीफ की जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, मार्च 2022 तक हमारी जीडीपी का 21% हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था, लेकिन उसके बाद से फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से खर्चा गया है। और अब बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमारी जीडीपी का फॉरेक्स रिजर्व होगा हमारे पास 17%। तो 21% से 17% बहुत तेजी से हमारे फॉरेक्स रिजर्व गिरे हैं। ये थोड़ा टेंशन लेने वाली बात है। और इसको अगर आप 2013 के डाटा से मेंटेन करो, 2013 में जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 15% से थोड़ा कम ही था फॉरेक्स रिजर्व। तो 2013 में इंडियन इकोनॉमी तगड़े प्रेशर में थी टेपर टेंट्रम के समय पे, और उस समय पे एज अ जीडीपी का परसेंटेज हमारा फॉरेक्स रिजर्व 15% से थोड़ा कम ही था। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17%। तो फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं। 2013 के प्रपोर्शन से लगभग 2% जाता है। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। अब ओवरऑल आरबीआई चीज़ों को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? तो जो हमारे डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्स को रुपी में ओवरऑल सेटल करने की बात की जा रही है। क्योंकि क्या होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका पेमेंट हम यूएस डॉलर्स में करते हैं, तो वो पेमेंट हम रुपीज़ में करें। क्योंकि जब हम रशिया से एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं तो रशिया यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं मांग रहा है, वो रुपी में पेमेंट मांग रहा है। समझ गए भाई? और जब हम रशिया को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो उस समय पर रशिया वो उसी रुपी से हमको पेमेंट कर देगा या रूबल से कर देगा। तो रशिया के साथ रुपी रूबल मैकेनिज्म को प्रमोट करके यूएस डॉलर के ऊपर जो हमारी एक्सेसिव रिलायंस है इसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा रुपी डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है? हमारे पास यूएस डॉलर कम पड़ रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी से यूएस डॉलर बाहर निकल रहे हैं। तो इस यूएस डॉलर को बाहर निकलने को रोकने का एक तरीका यह है कि हम ट्रेडिंग को प्रमोट करें इंडियन रुपी में। बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि इंडियन रुपी में ट्रेडिंग हम तब प्रमोट कर सकते हैं जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वो इंडियन रुपी लेने को तैयार हो। समझ गया?
तो ये सब चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। फिर अगले आर्टिकल पे आते हैं अनुभा रस्तोगी। ये एडवोकेट बेस्ड इन मुंबई है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट के फील्ड में ये काम करती है। तो रिसेंटली एक जो केस बहुत न्यूज़ में रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक 25 साल की लेडी गई, उसने 22 वीक की उसकी प्रेगनेंसी, उसने अबॉर्शन की डिमांड की। अबॉर्शन देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस में चेंज हुए हैं, इसलिए आप अबॉर्शन करा सकती हो, ऐसा 20 हफ्ते तक आपको अलाउड था। लेकिन 20 से 24 हफ्ते के टाइम पीरियड में ये परमिशन केवल एक मैरिड वुमन के पास है। तो मैरिड होने के आधार पर इस पर्टिकुलर लेडी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप अबॉर्शन करा सकती हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की जो मेडिकल बोर्ड है वो आपको अबॉर्शन कराने की परमिशन दे दे। तो इसको एक प्रोग्रेसिव डिसीजन माना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो डिसीजन लिया है ना, इससे 5 की एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं। ये 5 की एस्पेक्ट्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल का सार है। पहला की एस्पेक्ट ये है कि अबॉर्शन को क्रिमिनलिटी के कंटेक्स्ट में इंडिया में देखा जाता है। क्या होता है कि अनटिल एंड अनलेस वो अबॉर्शन आपकी, मतलब जैसे कि क्या होता है, कभी कभी जब बच्चा माँ के अंदर होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा माँ की सेहत के लिए खतरनाक हो जाता है, माँ की मृत्यु हो सकती है। तो उस केस में बच्चे को अबॉर्ट कर देना सही होता है, क्योंकि आप माँ की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो उस केस में प्रेग्नेंट वुमेन की जान बचाने के लिए अगर आप अबॉर्शन करो तो ठीक है, बाकी हर केस में अबॉर्शन को क्रिमिनलिटी की तरह देखा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये अबॉर्शन से क्रिमिनलिटी के सेंटिमेंट को अलग कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग अबॉर्शन करवाते हैं और जो अबॉर्शन करते हैं, दोनों को क्रिमिनल्स की कैटेगरी में देखा जाता है। रीजन मीन कि वो किसी बच्चे को मार रहे हैं। ये नोशन हटाने की जरूरत है, ये नोशन सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, समझ गए। दूसरा, इस पर्टिकुलर जजमेंट ने मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन और एक अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन के बीच का जो फर्क है, इसको खत्म किया है। एक मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन के पास जितने एवेन्यूज अवेलेबल हैं, उतने ही एक अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन के पास अवेलेबल होंगे। मैरिटल स्टेटस के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला। तीसरा, एक मैरिज के अंदर भी ओवरऑल फोर्स्ड सेक्स की वजह से कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके पास भी अबॉर्शन के राइट्स होंगे। नॉर्मल केसेस में हमने मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किया। एक्सेप्शन 2 ऑफ द सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड मैरिटल रेप को मानता ही नहीं, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच डिसीजन ले रही है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने साफ साफ बोल दिया कि भाई, एक मैरिड रिलेशन के अंदर एक आदमी अपने आप को अगर औरत पे फोर्स करता है और उस केसेस में वो औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो भी यहाँ पे अबॉर्शन मांग सकती है। समझ गए बात को। तो मतलब कि एक अनमैरिड वुमन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो मैरिड वुमन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कल की डेट में मैरिड वुमन जाके बोलती है कि मेरी मैरिज के अंदर मेरे ऊपर ये बच्चा फोर्स किया गया है, तो उसके बाद उस मैरिड वुमन को भी अबॉर्ट करने का राइट होगा, उसका राइट उससे कोई छीन नहीं सकता। समझ गए। प्लस क्या होता है कि कुछ एडोलेसेंट गर्ल्स, मतलब जो कि 18 साल से कम की उम्र की, वो किसी लव अफेयर में इन्वॉल्व हो गई, उन्होंने कंसेंशुअल सेक्स किया, उसके बेसिस पे वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसे केसेस में जब वो एडोलेसेंट गर्ल्स अपने पेरेंट्स के साथ अबॉर्शन कराने के लिए जाती थी किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, तो उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर एक कंडीशन थी, पॉक्सो एक्ट के अंदर उसको इस पर्टिकुलर अबॉर्शन को रिपोर्ट करना था, तो वो पुलिस। अब इसमें क्या होता था कि वो जो माइनर गर्ल की और उसके फैमिली की आइडेंटिटी लीक हो जाती थी। और हमारी देश की सोसाइटी के अंदर ओवरऑल इज्जत बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। तो उस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि भाई देखिए, अगर कोई माइनर कंसेंशुअल सेक्स की वजह से हुए बच्चे को गिराने के लिए जाती है अपने पेरेंट्स के साथ किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस अबॉर्शन को रिपोर्ट जरूर करेगा पुलिस को, लेकिन उस माइनर गर्ल की आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी। आइडेंटिटी विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। समझ गए बात को। अगर वो पेरेंट और उसकी माइनर गर्ल नहीं चाहती कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो तो पुलिस को आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, ठीक है भाई। और प्लस पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अभी तक ये जो MTP का लॉ था ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये इंक्लूसिव नहीं था, नॉन इंक्लूसिव था। बहुत सारे लोग इसमें एक्सक्लूडेड थे। यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म कर दिया, सबके लिए बराबर कर दिया इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये 5 चीजों के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन राइट्स को एक बिल्कुल ही प्रोग्रेसिव लाइट दिखाई है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का बोलना है, अनुभा रस्तोगी जी का। चलिए, ये 2 आर्टिकल हमने डिस्कस किए। तीसरे आर्टिकल पे आ जाते हैं। क्या तमिलनाडु की ब्रेकफास्ट स्कीम पॉपुलिस्ट है या पर्टिनेंट है?
देखिए, तमिलनाडु के अंदर जो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम है उसको लागू किया गया। शुरुआत में 33.5 करोड़ रुपए इसको एलोकेट किया गया है। 1,14,095 प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा 1545 गवर्नमेंट स्कूल में। अपने आप में हंगर को हटाने के लिए ये स्कीम जबरदस्त बताई जा रही है। ये स्कीम एक ऐसे समय पे आई है जब देश के अंदर फ्रीबी की डिबेट चल रही है। केंद्र की सरकार ये बोलती है कि कुछ राज्य की सरकारें अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल तरीके से, अनसस्टेनेबल तरीके से पैसा खर्च किए ही जा रही हैं। समझ गए? तो ये फ्रीबी बांट रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस भी कम हो रही है। एम के स्टालिन साहब जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने खुल के बोला है कि हमेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने राज्य के अंदर लोगों को अच्छा खाना दूं, उनकी वेलफेयर को प्रमोट करूं, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करूं, इनकम इनइक्वालिटी को कम करूं, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज मिले, इस बात को इंश्योर करूं। तो ओवरऑल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ओपनली बता रहे हैं कि फ्री भी नहीं है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम। हालांकि कोई केंद्र की सरकार से इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके आपको कोई कमेंट्री नहीं आई है, लेकिन आप समझिए, राज्य की सरकारें अगर लोगों के बेनिफिट के लिए, बच्चों के बेनिफिट के लिए इस प्रकार की स्कीमें निकालती तो वो जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? इंडिया की रैंक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 113 कंट्री में 71 पे आती है, बहुत पीछे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 कंट्रीज में हम 101 नंबर पे आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 कंट्रीज में हम 132 नंबर पे आते हैं। इंडिया के अंदर एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग केवल 6.7 साल है 2020-21 में। तो भाई इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि खाने पीने में, हंगर में हम बहुत पीछे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे हैं, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में हम बहुत पीछे हैं। तो अगर कोई एक ऐसी स्कीम लेके आई जा रही है जो कि बच्चों की न्यूट्रिशन को बढ़ाएगी, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनको स्कूल आने की तरफ खींचेगी, तो उसको आप किसी भी हिसाब से फ्री भी नहीं बोल सकते। दिस विल बी टर्म्ड एज एसेंशियल, नेसेसरी। तो इस हिसाब से तो भाई तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम है अपने आप में ही बड़ी ही मतलब माइलस्टोन स्कीम। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम यह है कि तमिलनाडु का एजुकेशनल और न्यूट्रिशनल इंडिकेटर क्या है पूरे देश में। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016-18 करवाया गया था, मई से अगस्त 2018 तमिलनाडु में। इस पर्टिकुलर सर्वे ने क्या बताया? लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन तमिलनाडु। तो 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं तमिलनाडु के अंदर, उनकी अंडर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को यहाँ पे स्टडी किया गया। 2018 में 5 से 9 साल की एज ग्रुप में 10% बच्चे तमिलनाडु के अंदर स्टंटेड थे। स्टंटेड मतलब उनकी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं थी, लेकिन ऑल इंडिया ये परसेंटेज था 22%। तो ऑल इंडिया 22% जब स्टंटेड है बच्चे 5 से 9 साल के, तमिलनाडु में केवल 10% स्टंटेड है, केरला में 11% स्टंटेड है। केरला तमिलनाडु इस इंडिकेटर्स में, बच्चों के हेल्थ इंडिकेटर्स में बहुत आगे है। तो ऑल इंडिया 5 से 9 साल के बच्चे 22% स्टंटेड है, तमिलनाडु में केवल 10% स्टंटेड है। अंडरवेट चिल्ड्रन की बात करो, वेस्टिंग की बात करो, तो भैया अगर आप देखो तो ऑल इंडिया 35% 5 से 9 साल के बच्चे अंडरवेट हैं, तमिलनाडु में केवल 23%, केरला में 21%। मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में तमिलनाडु की परफॉर्मेंस बहुत बेटर है। अगर आप बॉडी मास इंडेक्स की बात करो तो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से देश में 23% बच्चे मालनूरिश्ड हैं ऑल इंडिया, 16% केरला में मालनूरिश्ड है, तमिलनाडु में 19%। तो तमिलनाडु में 19% बच्चे मालनूरिश्ड हैं, पूरे देश में 23%। तो मालनूरिशमेंट देख लो, स्टंटिंग देख लो, वेस्टिंग देख लो, 5 से 9 साल के एज ग्रुप में तमिलनाडु पूरे देश से बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। समझ गए? विटामिन ए की डेफिशिएंसी ले लो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ले लो, हर इस फील्ड में नेशनल एवरेज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तमिलनाडु की। तो अभी क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि जब ऑलरेडी नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में तमिलनाडु में अच्छी परफॉर्मेंस है, आप कह लो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स को लेके बच्चों की, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की, तब क्या तमिलनाडु एक्चुअली में चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम लाके कुछ और सिग्निफिकेंट चेंज कर पाएगा? उसका फेवर में भी पॉइंट्स है, अगेंस्ट में भी पॉइंट्स है। फेवर में पॉइंट्स ये है कि देखिए, 5 से 9 साल के एज ग्रुप में बहुत सारे बच्चे कुछ फाइनेंशियली अच्छे सेक्शन से आते हैं, कुछ सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं। तो जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं वो ज़्यादातर सरकारी स्कूल्स में आते होंगे, और सारी सरकारी स्कूलों में ही ये चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम चलाई जा रही है। तो ये जो पर्टिकुलर ओवरऑल स्टेटमेंट है वो सपोर्ट करता है चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा कुछ खर्च पड़ने वाला नहीं है, तमिलनाडु के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं बच्चों के वो ऑलरेडी नेशनल एवरेज से बहुत अच्छे हैं, तो ये स्कीम बस एक फ्रीबी है, इससे ज़्यादा कुछ सब्सटेंशियल ग्राउंड लेवल पे मिलेगा नहीं।
सबसे खास बात ये होती है कि इस प्रकार की जो स्कीमें होती हैं ना, ये अपना इम्पैक्ट 4 से 5 साल बाद दिखाती हैं। अगर किसी भी पॉपुलिस्ट स्कीम का आपको इम्पैक्ट देखना है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद 4 से 5 साल तक रुकना पड़ेगा, तब जाके उसका इम्पैक्ट आपको रियल सेंस में पता चलेगा। तो ये था आर्टिकल। फिर जल जीवन मिशन की यहाँ पे बात की जा रही है। भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कमिटमेंट था कि हर रूरल हाउस होल्ड तक 2024 तक हम पाइप्ड टैप वाटर को पहुंचाएंगे। जल जीवन मिशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने क्या बोला है कि भाई हमारे देश के 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, लगभग 53% एलिजिबल पॉपुलेशन के पास अब टैप वाटर एक्सेस है। मतलब हमारे देश के एलिजिबल पॉपुलेशन के 53% के पास 10.2 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर का एक्सेस है। 2019 से लेके अब तक ये नंबर 37% बढ़ा है। सरकार इस बात को इंश्योर कर रही है कि प्रतिदिन प्रति पर्सन के पास 55 लीटर तक रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर पहुंचे, उसको कहीं लेने न जाना पड़े। और ये सब फाइंडिंग्स किसने कंडक्ट की? एक प्राइवेट एजेंसी ने ऑडिट के थ्रू पता किया। इस प्राइवेट एजेंसी ने ऑडिट के थ्रू ये बताया कि 62% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया हैड फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस। मतलब फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस है, वहां पे कितना पानी आ रहा है उस टैप वाटर के थ्रू ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली मार्च में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ने जो जल शक्ति मिनिस्ट्री के नंबर्स थे उसके बेसिस पे बोला है कि हमारे देश के 46% हाउस होल्ड्स के पास फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस है। समझ गए? लेकिन इस पर्टिकुलर सर्वे के रिजल्ट्स को निकालने के लिए केवल 3% रूरल हाउस होल्ड्स में सर्वे कराई गई है। तो 3% रूरल हाउस होल्ड्स में सर्वे करा के आप ये बोल रहे हो कि देश के 46% हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर कनेक्शन है, तो मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता है। आप 3% सर्वे करा के बोलते हो कि पूरे देश के 46% घरों में टैप वाटर है, तो ये जो ओवरऑल आप कह लो नंबर्स का एक्स्ट्रापोलेशन किया जा रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि मार्जिन ऑफ एरर्स में ज्यादा हो सकता है। प्लस ओवरऑल देश के अंदर कुछ जगहों पे परफॉर्मेंस अच्छी, कुछ जगहों पे खराब है। जैसे कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी की बात करो तो इन स्टेट्स में 80% से ज्यादा हाउस होल्ड्स में फुल्ली फंक्शनल टैप कनेक्शन है। लेकिन राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम की बात करो तो यहाँ पे 50% से कम हाउस होल्ड्स में टैप वाटर है। हमारे देश के 75% हाउस होल्ड्स में हर दिन हफ्ते के पानी जाता है टैपों में। 8% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिसमें हफ्ते में केवल एक दिन पानी जाता है। ऑन एन एवरेज देश में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनके पास पानी का एक्सेस दिन में 3 घंटे के लिए रहता है। एक और जो परेशानी यहाँ पे इस रिपोर्ट में निकल के आ रही है वो है क्लोरीन कंटैमिनेशन। बहुत सी जगहों पे पानी के सैंपल्स को निकाला गया तो 93% जो वाटर सैंपल्स थे उसमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटैमिनेशन देखने को नहीं मिला, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल के पास से जो टैप वाटर निकाले गए। लेकिन ओवरऑल जो रेजिडुअल क्लोरीन का लेवल है वो ज्यादा है। देखिए, क्लोरीन मिलाया जाता है पानी में, कोई भी म्युनिसिपैलिटी हो पानी में क्लोरीन मिलाती है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ पानी में क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है। लेकिन क्लोरीन भी आपको एक लेवल तक मिलाना है। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप क्लोरीन मिला दोगे तो पानी पूरी तरीके से हेल्दी नहीं होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल बताइए कि क्लोरीन को पानी में क्यों मिलाया जाता है। और फिर भाई लव एंड लॉस, ये एक्चुअली में जो ईस्ट जावा इंडोनेशिया में कांजुरुहान में जो फुटबॉल मैच चल रहा था वहां पे जो स्टैम्पीड हुआ था उसकी बात हुई थी। 125 लोग यहाँ पे मर गए और जो सर्वाइवर्स हैं वो पुलिस के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि भाई ये तो पुलिस की गड़बड़ी की वजह से हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडोनेशिया में, उससे पहले भी अगर आप देखो तो 8 लोग जनवरी 2022 में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस कैमरून में मारे गए थे। ठीक है, पोर्ट सेट इजिप्ट में 74 स्पेक्टेटर्स मारे गए थे 2012 में। यॉर्कशायर इंग्लैंड 1989 में 97 लिवरपूल सपोर्टर्स मारे गए थे जब इस प्रकार का स्टैम्पीड हुआ था। तो हुआ ये कि फुटबॉल की ग्राउंड पे उतर के कुछ जो स्पेक्टेटर्स थे वो आपस में लड़ने लगे। तो जो इंडोनेशियन पुलिस थी यहाँ पे उसने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। अब टीयर गैस में एकदम से जब गैस फैली तो लोग भागना शुरू हुए। अब लोग एक बंद स्टेडियम से किस तरफ भागेंगे? जो एग्जिट गेट होगा उस तरफ भागेंगे। तो लोग एग्जिट गेट की तरफ भागे, लेकिन जब लोग एग्जिट गेट की तरफ भागे तो एग्जिट गेट बंद था। तो एकदम से बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा भीड़ आ गई, तो रश क्राउड हो गया, एक्सपाइसिएशन हो गया, बहुत सारे लोग दब के मर गए, बहुत सारे लोग घुटन से मर गए। फीफा फुटबॉल गवर्निंग बॉडी ने साफ साफ गाइडलाइन दी हैं कि भैया फुटबॉल स्टेडियम के अंदर किसी भी प्रकार की क्राउड कंट्रोल गैस या फायर आर्म्स पुलिस नहीं रखेगी। लेकिन यहाँ पे इन्हीं फायर आर्म्स क्राउड कंट्रोल गैस का इस्तेमाल किया है पुलिस ने, और उसी इस्तेमाल के चलते एंड टाइम पे क्राउड कंट्रोल हो नहीं पाया और ओवरऑल ये मिसहैप हो गया, 125 लोग मर गए। इंडोनेशियन नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने बोला है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कैसे पुलिस ने यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल किया। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रही है कि पुलिस और जो स्टेडियम की अथॉरिटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी चलाई जाए।
फुटबॉल नो डाउट एक पैशनेट गेम है, लेकिन पैशन में आप इस हद तक अपने इमोशंस को अपने दिमाग पे काबू होने दो कि सड़कों पर उतर जाओ, अपोजिशन के लॉर्ड से लड़ने लगो, ये सही नहीं है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स स्पिरिट में देखने की जरूरत है। अक्सर अगर आप देखोगे कि इंग्लैंड के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान के सपोर्टर से एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, घुसंड चलने लगे वहाँ पे, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, आप स्पोर्ट्स को इमोशंस के साथ देखो, बट इस हद तक इमोशंस के साथ देखो कि मारा पीटी वायलेंस पे उतर आओ, वो ठीक नहीं है। और ओवरऑल वायलेंस पे उतरे, पोर ने ये पुलिस ने यहाँ पे टीयर गैस इस्तेमाल की, बाहर स्टेडियम से निकल नहीं पाए, एक्सपाइसिएशन और भीड़ के चलते 125 लोग मर गए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के ऊपर, एक तो स्पेक्टेटर्स के ऊपर भी है कि एक्सेसिवली इमोशनल हो रहे हैं, दूसरा पुलिस के मिसमैनेजमेंट के ऊपर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।